मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। खान खोटकी आकर कहता है, खान सिंध का नमक खाकर कहता है, उसे सिंध की जरूरत नहीं, तुझे सिंध की जरूरत नहीं। तुम कौन हो कठपुतली? सिंध को तुम्हारी जरूरत नहीं। सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अब वो वक्त आ गया है दोस्तों कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहां से निकालें इस्लामाबाद से। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गड़ी खुदा बख्श में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब और पीपल्स पार्टी का मूड जो है वो इसमें खुलकर अब सामने आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती क्या है। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की, बड़ी जज्बाती तकरीर थी और एक तरह से अगर ये कहा जाए कि बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो तबले जंग है वो बजा दिया है तो ये गलत ना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उस हवाले से कुछ चहमगोइयाँ भी हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत चाहती है, मुज़ाहमत की सियासत चाहती है। तो मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मूड है वो खुलकर सामने आ गया। बिलावल भुट्टो की तकरीर में दो चीजें थी। एक तो उन्होंने 18वीं तरमीम के हवाले से जो है वो बड़ा खुलकर जो है वो बात की और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पहले हमसे जो है वो पूछा जाता था कि आप ये क्यों बात कर रहे हैं, तो अब ये जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं, अब ये फट पड़े हैं 18वीं तरमीम के हवाले से और ये 18वीं तरमीम को जो है वो बदलना चाहते। दूसरा, उन्होंने एक मरतबा फिर से जो अपनी वो तकरीरों में करते रहे सिंध के राइट्स के हवाले से, सिंध के हकूक के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सिंध के हकूक पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश जो है वो इस्लामाबाद से हो रही है, वफाकी हुकूमत कर रही है, चाहे वो पैसों का मसला हो, गैस का मसला हो या दीगर मसाइल हो। ये दूसरी उन्होंने बात की। अपने केसेस के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये जो केसेस है ये बेनामी अकाउंट्स के, ये उन पर इल्जामात हैं और ये एहतसाब नहीं हो रहा बल्कि इंतकाम लिया जा रहा है। मगर मेरे लिए जो शायद इस तकरीब में सबसे अहम बात थी वो ये कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी जो है वो खामोशी जो इख्तियार कर रखी थी वो खामोशी उन्होंने ख़त्म कर दी। एक छोटी तकरीर की, जैसे शॉर्ट एंड स्वीट जो है वो कहा जा सकता है, मगर उसमें बात वो बड़ी अहम कर गया और वो बात ये करके गए कि अब जो है वो वक्त आ गया है कि तहरीक चलाई जाए और इस्लामाबाद की तरफ जो है वो जाया जाए। उन्होंने कहा कि हम जो है वो जेल में हूं मैं या बाहर हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनकी तरह जो है मैं धरना नहीं दूंगा और वक्त आ गया है कि हम जो है वो इनको निकालेंगे। और ये बयान जो है वो बड़ा अहम है कि पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिनको कहा जाता है कि उनके पास फैसले की कुव्वत है, उन्होंने बड़ी देर से खामोशी जो है वो अख्तियार कर रखी थी, अब जो है वो भी जो है वो मैदान में आ गए और वो कह रहे हैं कि वो तहरीक जो है वो चलाएंगे। ये जो थी तकरीब थी, इस पर जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। क्या ये जो तहरीक चलाने की बातें हैं इनका जवाज़ बनता है और 18वीं तरमीम के हवाले से क्या वफाकी हुकूमत वाकई जो है वो इसको बदलने का इरादा रखती है, कोई इस तरह से मूव हो रही है, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ नदीम अफजल चंद साहब स्पोक्स पर्सन हैं प्राइम मिनिस्टर के। नदीम अफजल चंद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुस्तफा नवाज खोकर साहब और खुरम दस्तगीर साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं नदीम अफजल चंद साहब, ये सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो की जो बात थी जो 18वीं तरमीम के हवाले से, उन्होंने कहा कि हम लात मार कर गिरा देंगे अगर जो है वो इस तरह की कोई जो है वो चीज़ की गई। क्या वाकई 18वीं तरमीम को जो है वो कोई बदलने की बात हो रही है? क्या हुकूमत जो है वो अब ये फैसला कर चुकी है कि हमने 18वीं तरमीम को जो है वो बदलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आज एक ऐसा दिन है जब शहीद भुट्टो की बरसी का दिन है। यकीनन एक पाकिस्तान की सियासत में एक तारीख दिन है और आज के दिन जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दूसरा, मैं जब आया हूँ तो आपके वर्कर बाहर चैनल के बाहर बैठे हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं, बेचारे कितने दिनों से ले ऑफ हैं। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि उस एहतजाज में भी वो
मालकान को या हुकूमत को, हुकूमत को भी ख्याल करना चाहिए। हुकूमत को भी करना चाहिए। हुकूमत तो फिर भी आपका ख्याल करती है, लेकिन मालकान को नहीं, वैसे नहीं कर रही तो तभी मेरा ख्याल है मीडिया को सख्त फैसले लेने पड़े। कोई इतने फैसले नहीं करना। अब बात आ गई 18वीं तरमीम की, आपने बात की, तो मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ कि 18वीं तरमीम पे कभी इस तरह डिस्कशन नहीं हुई कि 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए या सूबाई खुद मुख्तारी पे कोई आँच आई जाए। अब देखना यह है कि डिस्कशन क्या होती है। डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर, हर बंदा आके वफाक से पैसे मांगता है, हर बंदा, महंगाई है अगर सूबों में, जो कि प्योर प्रोविंशियल सूबाई इशू है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, जिन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी है ये चीज़ें, तो वो भी वफाकी हुकूमत पे। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास तो पैसे ही थोड़े हैं, वफाक के पास तो महकमे भी थोड़े, पैसे भी थोड़े, सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत थोड़ा। इस हवाले से किया 18वीं तरमीम पे कोई शब खून नहीं मार रहा। और मैं समझता हूँ कि जो 18वीं ये जो बात की जा रही है कि आप 1 यूनिट बनाना चाहते हैं, इस वक्त जो है वो एक माइंडसेट है जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर कुछ वज़रा जो है वो ऑन रिकॉर्ड जो है वो इस हवाले से बात कर चुके हैं कि आप जो है वो इन चीज़ों को बदलें या इन चीज़ों का जो है वो वफाक को जो है वो फ़ायदा नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बातें तो हो रही हैं। देखिए बातें होती है, लेकिन इस पे मैं समझता हूँ अपोजिशन भी जो है वो इसके ऊपर सियासत करती है। जिस तरह चंद वज़रा की अब बात करते हैं, अपोजिशन के पास भी और तो एजेंडा है कोई नहीं। अब ये है कि 18वीं तरमीम खत्म की जा रही है। भाई 18वीं तरमीम 2/3 मेजॉरिटी के बगैर खत्म नहीं हो सकती। 2/3 मेजॉरिटी पीटीआई के पास है, कोई नहीं। आप किसी ने असेंबली में मूव किया है, किसी ने अपोजिशन जमातों से इस बारे में राब्ता किया है, या मफरूजों की बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि ये 18वीं तरमीम। मगर अब जब प्राइम मिनिस्टर ये कह देता है कि भाई ये कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक के बाद पहले सवाल जरूर हो सकता था कि आप बताएं जी कोई ऐसा मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मगर अब तो सर देखें प्राइम मिनिस्टर का कहना क्या कोई मान ही नहीं रखता, या देखिए मानी रखता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि हम 18वीं तरमीम को खत्म करना चाहते हैं, फिर तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फिर मानी रखता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये तो एक और पैराए में बात हुई ना। अच्छा, आप इसको 18वीं तरमीम के खात्मे या उसके रहने या उसकी अच्छाई या बुराई का जिक्र तो नहीं है इसमें तो बड़ा क्लियर एक और बात की गई। खुर्रम दस्तगीर साहब भी आ गए। सर थैंक यू सो मच। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों को आने में थोड़ी ज़रा ज़हमत उठानी पड़ी, मगर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब लेट्स अस कंटिन्यू विद द डिस्कशन। मैं पहले ये 18वीं तरमीम वाला मामला मैंने अपने इब्तदाई में कहा, उसके बाद ज़रा जो पीपल्स पार्टी जो आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर है उस पर आएंगे। 18वीं तरमीम को मतलब ये कहते हैं कि ना हमारे पास सलाहियत है ना बदलने की हुई, बट आज बिलावल ने जो है वो स्पेंट मेजर पार्ट ऑफ स्पीच ऑन 18th अमेंडमेंट के जी कि इसको बदलने की कोशिश की जा रही है और बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल की। क्यों? देखिए मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश तो रह नहीं जाती। जब पहले वज़रा बात करते थे, अब वज़ीर आज़म ने बज़ाते खुद बात की। उन्होंने एक जलसे में तकरीर की और उन्होंने 18वीं तरमीम को मुल्क के माशी मसाइल के साथ उन्होंने जोड़ दिया। अपनी जो इनकॉम्पिटेंस है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्होंने कहा, मौरूद इल्जाम ठहराया 18वीं तरमीम को। अब 18वीं तरमीम के जरिए जो मुल्क के अंदर डेवोल्यूशन हुई, जो सूबों को इख्तियारात मिले, जो NFC अवार्ड हुआ, अगर ये उसको कर्टेल करके अपने माशी नाअहली के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं तो हम तो इसकी इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज जो जिनकी बड़ी जिद्दोजहद रही है सूबों में, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, ANP हो, बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हो, सिंध में हो, वो जिद्दोजहद रही है सूबों के हकूक के लिए। और जब उन्हें मिले आप उनसे लेने की कोशिश करेंगे तो आप उसके अंदर एक नया एक ऐसा क्राइसिस खड़ा करेंगे कि जिस क्राइसिस को फिर इन हालात में जब आपके बाकी सारे क्राइसिस अरूज पे हो, आप एक ये नया पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे। आपको नहीं लगता सर पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही है 18वीं तरमीम के मामले पर? मतलब आप ये कह रहे हैं आपने एक ऐसी रेड लाइन सेट कर दी है कि इस पर बात भी नहीं हो सकती, इसको छेड़ा ही नहीं है, मतलब दिस इज नॉट नेगोशिएबल एट ऑल। ऑफ कोर्स इट्स नॉट नेगोशिएबल। क्या ये अप्रोच दुरुस्त है? क्या नहीं, अगर आप उसको मजीद बेहतर करना चाहते हैं कि जो सूबों के पास जो डेवोल्यूशन के तहत जो इख्तियारात सूबों को हासिल हुए, जो NFC के तहत उनको जो उनका दरीना मुतालबा था कि उनको मिले, वो उनको मिला। अगर सिंध अपने रेवेन्यूज इंप्रूव कर सकता है, टैक्स कलेक्शन इंप्रूव कर सकता है, तो बाकी सूबे क्यों नहीं कर सकते? तो इन सारी चीजों को अगर उसको बेहतर करने के लिए कोई बात करें तो ठीक, लेकिन अगर आपने जो इख्तियारात मिले हैं वो इख्तियारात भी आप छीनने की बात करें और वजीर आजम खुद करे, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से हालात खराब होंगे। सर आपको क्या लगता है, क्या कोई वाकई अब ये वो कहते हैं ये बदल रहे हैं, ये कहते हैं हम नहीं बदल रहे, क्या कोई छेड़खानी हो रही है 18th अमेंडमेंट से? आसार क्या बता रहे हैं सर? ये छेड़खानी तो शुरू हुई थी जब आपको पता है कि एक अंग्रेजी अखबार में
एक पूरे सफ़े का डॉक्ट्रिन आया था जिसमें लिखा गया था कि जी 18वीं तरमीम की वजह से बहुत सारे इश्यूज खड़े हो गए हैं। अब एक तो मैं आपके नाजरीन के लिए कह दूं कि ये वज़रा की और वज़ीर आज़म भी अब इसमें शामिल हो गए। मैं उसे शरारत कहूं या नाअहली कहूं, ये फैसला आपके नाजरीन करेंगे कि इन्होंने 18वीं तरमीम को नेशनल फाइनेंस कमीशन से नत्थी कर दी। ये दो अलग-अलग चीजें हैं। 18वीं तरमीम में तो सिर्फ इख्तियारात, कानूनी इख्तियारात सूबे को डिवॉल्व किए गए थे, जिसमें मेजर जो इशू था वो कंकरेंट लिस्ट जो थी कि ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर वफाक और सूबे बैक वक्त कानून साजी कर सकते हैं उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब वाज़ेह हो गया कि जी वफाक क्या कर सकता है, सूबे को उसमें इख्तियारात एनएफसी जो है वो, अब एनएफसी एक पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट है। और जब अगर वज़ीर आज़म जो हैं ये कहेंगे अपने मुंह से कि वफाक दिवालिया हो गया है, और उसके बाद मुशीर तजारत ने भी इसके ऊपर इसमें अपनी हर्जा सराई फरमाई और कहा कि पाकिस्तान तो कंगाल मुल्क है। तो जब हम इस तरह की बातें सुनेंगे तो बिलाशुबा फिर, और आज तक जो है हमने सवाल ये कि वजीर खजाना ने एनएफसी को एक कन्वीन करने की कोशिश शुरू में की है, लेकिन हमने वजीरों से हमेशा 18वीं तरमीम की बात सुनी है। हमने आज तक उनके मुंह से एनएफसी को रिवाइज करने की कोई गुफ्तगू नहीं सुनी। अब इशू यही है कि ये इनकी जो भी इशू है, जब हम पिछले 3 दिनों में एक दफा फिर रिन्यूड जो बहुत सारे अकाउंट्स जो थे वो फेसबुक ने कैंसिल भी किए, लेकिन उन्हीं में से जो बच गए हैं वो सदारती निजाम की बातें करना शुरू हो गए। अच्छा। तो जब ये सारे इश्यूज उठते हैं, अल्लाह करे इसमें कोई हकीकत ना हो, और ये तो बहुत बड़े फैसले होंगे ये 18वीं तरमीम से सदारती निजाम तक आप जाएंगे। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये इश्यूज इंतहाई संजीदा हैं, और 18वीं तरमीम जो है वो सूबों को अथॉरिटी देने की तरमीम थी। आइन का हुलिया जो है वो काफी हद तक जो बिगड़ गया था उसको दुरुस्त करने की तरमीम थी, और मुतफिका तौर पर ऐवान ने पास की थी, उसके ऊपर बेशुमार गुफ्तगू करके। तो अगर जो है वो इशू नेशनल फाइनेंस कमीशन का, तो नेशनल फाइनेंस कमीशन का नाम लिया करें ना कि जी वो एनएफसी वो ठीक नहीं था। चंद साहब, ये 18वीं तरमीम क्यों हो रही है? 18वीं तरमीम, मेरा ख्याल है आई एग्री विद खुर्रम दस्तगीर साहब का पॉइंट कि असल दिवालिया होना, और ये जो इजहार किया जा रहा था जी वफाक के पास पैसे नहीं है, सारा रेवेन्यू जो है वो सूबों को चला जाता है, ये 18वीं तरमीम का मामला तो नहीं है, ये तो एनएफसी का मामला है। देखें, अपोजिशन के पास अब और कोई तनकीद का पहलू इस वक्त है नहीं। 7 माह हुए हुकूमत को आए हुए, तो 18वीं तरमीम जी खत्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हुकूमत को, अपोजिशन को तनकीद का आपने कोई मौका नहीं दिया। कोई मौका नहीं, मौका इसलिए नहीं दिया, हमारी किताबें भर गई हैं तनकीद के बात है ना। असल में इनकी अपनी ये थोड़ा कसरे नफसी से आप काम ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपने इनको कोई इशू नहीं दिया सियासत करने के लिए। बात तो सुन ले यार, आप बात तो इनके तो इनकी हमारी किताबें भरी, इनके संदूक भरे हुए हैं जो ये करके मुल्क के साथ गए। और मैं समझता हूं कि आपने जो सवाल किया इस वक्त, मैं तो नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई डिबेट भी होनी चाहिए। अच्छा, 18वीं तरमीम खत्म हो रही है या नहीं, ये है इशू ही नहीं है यार। दिस इज नॉन इशू। पार्टी इतनी सेंसिटिव फिर क्यों हुई है? पार्टी के पास वज़ीर आज़म ने किस पैराए में जिक्र किया? मैंने पैराए का जिक्र कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि अब वफाक के पास वो फंड्स, वो सोर्स, वो फंड्स नहीं है जो 18वीं तरमीम से पहले होते थे, अब वो नहीं है। वो जो आप केक का हिस्सा है वो मोस्टली सूबों के पास चला गया है। सूबों, ये इस पैराए में बात हुई है। अब सिंध में जाके अगली मेरी बात सुन लेना, मैं मुस्तफा भाई को अगली बात, वो सिंध में गए हैं, सिंध के एजुकेशन का हाल देख कर उन्होंने कहा कि ये अब सिंध का काम है। वहां की गली नालियों का हाल देख के, वहां के पीने का पानी का हाल देख के, किसानों का हाल देख के कहा है कि वो जो सिंध के बैकवर्डनेस है, जो कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, जो उसका हाल किया गया इतने सालों में, उसकी तरफ देख के उन्होंने कहा है कि ये सूबे काम है, हम सूबों के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। 160 अरब का ऐलान किया है 5 सालों में, वो इसलिए किया है कि उसका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी थे, जो नए प्रोजेक्ट भी करना चाहते हैं, सूबे के साथ मिलकर करना चाहते हैं। अगर हम 18वीं तरमीम का होता तो अगर लड़ाई ये शिद्दत पे हम ले जाना चाहते तो कौन कहता है कि हम सूबे के साथ मिलकर करना चाहते हैं? जब सूबे वाले का रवैया ये हो तो इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम सूबों के साथ मिलकर ये काम करना चाहते हैं। अच्छा मुस्तफा, मेरा ख्याल है यहाँ पर क्योंकि बिलावल भुट्टो 1 यूनिट की भी बात करें, मगर ये क्या आप भी एक और एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर इनकी तरफ एक एक्सट्रीम है तो क्या आप लोगों की तरफ भी दूसरी एक्सट्रीम नहीं है कि ये बिल्कुल निगोशिएबल नहीं है, इस पर बात नहीं हो सकती?
और आज जो कहा कि वो तो हम तो लात मार के जो है वो गिरा देंगे। देखिए, हमारी रिजर्वेशंस हैं 18th अमेंडमेंट के ऊपर, अगर उसको उसके साथ इन्होंने छेड़खानी की कोशिश की। मेरे भाई ने अर्ज किया कि उन्होंने सिंध के हालात देखे, तो खैबर पख्तूनख्वा के जो पिछले दिनों से BRT के किस्से चल रहे हैं, वहां पे जो गोश्त स्कूल्स के हवाले से जो बातें आई, और फिर मेरे भाई ने तो ये तो उस असेंबली का हिस्सा थे कि जिन्होंने वोट भी किया 18th अमेंडमेंट के लिए, तो उसकी ओनरशिप नदीम अफजल चंद के पास भी है। और मेरे ख्याल से मैं तो 18वीं तरमीम के खिलाफ कभी नहीं बोला। जी हाँ, तो ये आप अपने बाकी जो कॉलेज बाकी भी बोलता, जरा उनको भी तो मैं प्राइम मिनिस्टर का तर्जुमान हूं, इसका मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर कहता होता कि बोले तो मैं भी, इन्होंने तो वोट, मैं आपको बता देता। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है अगर वजीर आजम का तर्जुमान ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं है। लेकिन सिंध की बैकवर्डनेस का जरा इजहार कर रहे थे, वो बता, क्योंकि हम मैं और ये इकट्ठे लाड़काना भी गए थे। इन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दी कि पिछले 7 महीनों में हमने ऑपोजिशन को कोई मौका नहीं दिया कि हम पे तनकीद कर सकें। इस वक्त जो मुल्क में महंगाई का आलम है उसके ऊपर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस मुल्क के अवाम इस वक्त चीख रहे हैं। इस वक्त जो महंगाई का आलम है, जो इस वक्त लोगों के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, अशिया खुर्दनोश, हर चीज की कीमतें ऊपर चली गई हैं। एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई है। एक मुतवसत तबके का आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी गुर्बत की तरफ धकेला जा रहा है, और जो गरीब आदमी है वो कुचला जा रहा है। यानी कि हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके सामने। और IMF के साथ जो निगोशिएशंस जारी हैं, आज डॉलर का हाल आप देख लें, आज डॉलर 147 तक पहुंच चुका है और डॉलर ने अभी मजीद ऊपर जाना है। कौम को सच बताएं, मैंने कितने प्रोग्रामों में इनके कॉलीग्स बैठे थे, उनसे पूछा, मैंने कहा जब पिछली दफा डिवैल्यूएशन हुई, मैंने कहा कि आप कह दें हुकूमत के तर्जुमान की हैसियत से कि डॉलर इससे आगे नहीं जाएगा। आज भी अगर नदीम अफजल चंद कह दे कि डॉलर इससे आगे नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे कि नहीं, हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है। ऑपोजिशन की तरफ से स्पेकुलेशन होती है करेंसी मार्केट में। स्पेकुलेशन की बात नहीं है, बात यह है कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, अनसर्टेनिटी। आप ये इस वक्त IMF ने कह रहा है कि 1600 अरब रुपए का जो आपके पास जो सर्कुलर डेट है उसको पे करने के लिए आपने क्या करना है, 50% बिजली इन्होंने महंगी करनी है, 150% इन्होंने गैस महंगी करनी है अभी। और ये कह रहे हैं कि 7 महीनों में हमने तनकीद का कोई मौका नहीं दिया। बट वो मुद्दा तो आप पर डालते हैं ना, मुद्दा तो आप पर डालते हैं। ये भी कहा जाता है कि नंबर्स आपके टाइम पर मेरा मुद्दा सुन लें, आपके का भी सुन ले, फर्ज किए गए। चले ठीक है, खुरम साहब की भी जरा दोनों भाइयों की जरा चार्जशीट में सुनूं, फिर इनको मतलब तबके का मैं बताता हूं। क्या चार्जशीट है ना जी कि इन्होंने जो इश्यूज दिए हैं, किताबें भर गई हैं। एमनेस्टी स्कीम का यू टर्न, इसको ये फरमाते थे कि ये तो टैक्स पेयरों के मुंह पर तमांचा है, ये चोरों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, चोरों को चोर दरवाजे दे रहे हैं। पेशावर मेट्रो की जो भयानक सूरत हाल है वो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, कि अभी सिर्फ इंस्पेक्शन टीम गई है, उसने सिर्फ वो प्रोजेक्ट देखा है। अभी उसमें करप्शन की जो पहली रिपोर्ट थी वो पेशावर हाईकोर्ट ने आज तक सील की हुई है। उसका कहा गया जी हम इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होना चाहते, लेकिन जो प्रोजेक्ट 37 अरब रुपए से 67 अरब रुपए तक पहुंच जाए और वो मुकम्मल भी ना हो, उसको 3 जगह से तोड़ना पड़े, उसके स्टेशनों तक जाने के लिए 2-2 किलोमीटर चलना पड़े, और 1 अरब रुपया डिजाइन टीम को दे के पता चले कि निकास का तो निजाम ही नहीं रखा, पेशावर झील बन गया। और हमारा ये ख्याल था कि जिस तरह नवाज शरीफ की बनाई हुई मोटर पाइप लगाना भूल गए वो, नहीं हाँ, नवाज शरीफ की बनाई हुई मोटरवे पे जहाज लैंड करते हैं तो गालिबन ये पाकिस्तान बहरिया को दावत देंगे कि पेशावर में आके मशकें कर लें। आजकल माशाल्लाह पूरा झील बना हुआ है। इश्यूज जो है वो बेशुमार हैं, हम दे देते हैं कि इन्होंने CPEC के 27 अरब में से 24 अरब निकालकर मेंबरान असेंबली की स्कीमें, जिनको ये कहते थे करप्शन की इब्तिदा है, कहते हम तो अभी फायर फाइटिंग कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग से निकले तो दोबारा तरक्याती अखराजात जो हैं वो 37% स्टेट बैंक ने अनाउंस किया है कि डाउन है, लेकिन अपने मेंबरान असेंबली को देने के लिए 24 अरब रुपए इधर कौमी असेंबली में और पंजाब असेंबली में 10-10 करोड़ रुपए इनके पास मौजूद है, देने के लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए जो डीवैल्यूएशन का और बैक वक्त इंटरेस्ट रेट का कैटास्ट्रफी का लफ्ज है, ये सिर्फ छोटी मोटी खराबी नहीं है, ये तबाही हुई है कि आपने 20% डीवैल्यूएशन एग्जैक्टली अगर आप इन्होंने की है, एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 2% इजाफा है, 1.9% एग्जैक्ट टाइम किसी और को भी। ठीक है जी। मैं मुझे अभी बड़ी चीजें हैं जी, आपने खुद ही कहा था उनकी चार्जशीट। मेरी चार्जशीट ये है कि इन्होंने जब दिसंबर में LNG की शिपमेंट कैंसिल की, उसके पीछे मैसिव करप्शन थी कि फर्नेस ऑयल इनको लेना पड़ा। फर्नेस ऑयल की वजह से पूरे मुल्क के जो बिजली के सार्फिन है उनको 2.5 रुपए यूनिट एक्स्ट्रा देना पड़ा। ये वो लोग थे,
इसलिए इनके ऊपर बातें होती है। ये वो लोग थे जो बिल जलाते थे। पार्लियामेंट ये बिल जलाने वाले लोग हैं जो कहते थे कि आपको बिल ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि आपकी हुकूमतें चोर और करप्ट हैं। तो अगर आज 150% गैस बढ़ चुकी है, 150 मजीद होने जा रही है, इसका मतलब है करप्शन तो एक सवाल 300% बढ़ गई है ना। जो LNG का मुआहदा आपने किया था, कितने में LNG आती थी और कितने पे आगे आगे हम कंज्यूमर को कितने देते हैं? गवर्नमेंट को उसमें कितनी सब्सिडी देती है? जी गवर्नमेंट तो LNG के कंज्यूमर को कोई सब्सिडी नहीं, जो जिस पे आती है उतनी। LNG वो आप मिक्स करके ब्लेंड करके देते हैं, उसमें आधी 50% सब्सिडी। अच्छा, पार्लियामेंट वाले इशू ब्रेक के बाद मेरा ख्याल है कर लें बात, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आप 18वीं तरमीम और नो 18वीं तरमीम, मगर उसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन की क्या हालात है, जो बाकी जो चीजें हैं जिन पर लेजिस्लेशन होनी है, मैं उस पर भी जरा बात करूंगा। और फिर जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है इनके जाने का, इस पर जरा बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आ रहे हैं ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जाने से पहले बात हो रही थी मैशत पर, बात निकल गई 18वीं तरमीम से शुरू हुई, बट चंद साहब अगर आज की जो मेरा ख्याल है मैं जो सबसे ज्यादा शायद इंपॉर्टेंट बात थी वो आसिफ अली जरदारी साहब ने वो खामोशी जो इख्तियार कर रखी थी वो आज उन्होंने खत्म की है और उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है हुकूमत को घर भिजवाने का। क्या वाकई देखिए, मैं पहले ये जो हालात हो रहे हैं ये जवाब दे रहे हैं ऑपोजिशन को, पीपल्स पार्टी को, क्या तहरीक का वक्त? मैंने बड़े तामुल से सुना है दोनों भाइयों को, ये मुझे भी 2 मिनट देंगे जो इन्होंने बात की है, मैं उनको जवाब दूंगा। बिल्कुल जरदारी साहब की बात का भी जवाब दूंगा और खुरम भाई ने जो बात की, हम इसीलिए डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमने इसलिए मिसाक मईशत की तरफ हम आए कि मुल्क के क्राइसिस जो छोड़ के ये गए, जो कर्ज तले इस कौम को दबाकर निचोड़ कर गए, वो तो वैसे कहते थे। अच्छा, मेरी बात हमने मान ली, इनकी बात हमने इनकी बात मान ली। अब गवर्नमेंट का काम होता है अपोजिशन की बात मानना, उनका कुछ जायज मुतालबा हो, कुछ जायज क्रिटिसिज्म हो, उस पर बात करना। अच्छा, तो गवर्नमेंट वजीर खजाना ने कह दिया काम में मिसाक मईशत स्टैंडिंग कमेटी के सामने आ गया है। अब अगर हम इनकी कोई बात माने तो उस पर भी ये यू टर्न कहते हैं, उस पर भी ताने देते हैं। क्या ये चाहते हैं कि कौम की मफाद में जो ये अच्छी बात करेंगे क्या हम उसके ऊपर नहीं मानेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे? एक तो इनको मैं ये बड़ी कैटेगरी के लिए इनको कहना चाहता हूं, छोटी सी इंटरजेक्शन कर लो आज। वैसे आप मुझे नहीं बोलने देंगे, वो एमक्यूएम के हवाले से उन्होंने कहा है कि एमक्यूएम के साथ अगला इलेक्शन जो है वो मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा बड़े नफीस लोग हैं। देखिए, एमक्यूएम की बात जो अल्ताफ हुसैन के बाद मसला इशू तो अल्ताफ हुसैन का था, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी सारी मुहब्बे वतन होती हैं। अच्छा, मैं तो स्कूल ऑफ थॉट के पे यकीन ही नहीं रखता कि कोई गद्दार होता है। मैं कहता हूँ नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन मुहब्बे वतन लोग होते हैं जो आइन के पैरामीटर में रहकर सियासत करे। उसका नारा कोई भी हो सकता है, सियासत कोई भी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी में डायलॉग होता है। जरदारी साहब की जो आपने बात की, यकीनन इनका हक है मार्च करना, यकीनन, लेकिन ये भी इनको ध्यान रखना चाहिए कि अब शायद वो शहीद भुट्टो वाली ये पार्टी इस वक्त वो जरदारी साहब या जरदारी साहब की टीम, मैं बिलावल साहब का जिक्र नहीं कर रहा, मैं जरदारी साहब और उनकी टीम जो पार्टी दे के बिलावल को जा रहे हैं उस पार्टी में फिलहाल सकत नहीं है मार्च करने की। अच्छा, और बिलावल तो इनकी तारीखें भुगतेगा या मार्च करेगा। अच्छा, तो वो आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी में इतनी कैपेसिटी नहीं है। वो देखिए, अब इनका हिसाब पहले तो इनके हिसाब पे लगा हुआ है, इसने क्या चलानी है, अगर तहरीक चलानी है अच्छी बात है, हक बनता है। किस बात पे नजरिया करेंगे, स्ट्रीट पार करेंगे? क्या जो सैफुर रहमान वाला एहतसाब था जब जजेस को फोन करके सजाएं दी जाती थी, अब मेरी बात सुने ना, आज वो मामला नहीं है। जो जबान काटी जाती थी आसिफ अली जरदारी साहब की, जो नून लीग के साथ आज बैठ के जो गुड्डी गुड्डी खेल रहे हैं, क्या वो नजरियात ठीक थे या आज ठीक है? और इनका हर देखिए अपने अपने बात हो रही है एक कि जी अजीब सी सूरत हाल है ना, कोई कहा जा रहा है कि कब कल को जिसको गालियां देते थे आज उसके साथ बैठे हुए, तो आज ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के 9 सितारे आज इनको याद है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अब वो हालात नहीं है मुल्क इस वक्त बड़े क्राइसिस में। ये मुल्क डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इस वक्त एहतजाज सूट ही नहीं करता। कल ये धरने को पीटीआई के धरने को गालियां देते थे, आज ये खुद के 2014 में नून लीग वाले ये कहते थे कि एहतजाज सूट नहीं करता, मगर खान साहब ने फिर भी किया। मुस्तफा, ये क्या वाकई जवाज तो चले, चंद साहब ने तो कहा जवाज को एक तरफ रखते, राइट है, कैपेसिटी नहीं है पीपल्स पार्टी में तहरीक चलाने की। देखिए, एक तो इन्होंने जिक्र किया और ठीक इन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है। इस वक्त मईशत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुकी है मेरी नजर में।
और इनसे मीशत काबू में नहीं आ रही, बजट बनाना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, फॉरेन पॉलिसी की भी चैलेंजेस हैं। और इस सारी सूरत हाल में मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सबको, पॉलिटिकल फोर्सेस को, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मिलकर कुछ चीज़ों पर हमें इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन फिर जब मैं देखता हूं वज़ीर आज़म का तर्ज अमल, जिस वक्त इस मुल्क के ऊपर, जिस वक्त हम, कोई पीपल्स पार्टी नहीं थी, कोई मुस्लिम लीग नून नहीं थी, पूरा का पूरा मुल्क बशमूल मीडिया यक जान यक कल्ब था, जिस वक्त इंडिया के साथ हमारी टेंशन थी। और उस मीटिंग में जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी, जिसमें तमाम मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद थी, उस वक्त उस क्राइसिस के दौर में आपके वज़ीर आज़म कहां थे? उन्होंने तो उस मीटिंग में भी आना पसंद नहीं किया। और आज आप हमें भाषण दे रहे हैं कि जी क्राइसिस है और इस क्राइसिस में हमें इकट्ठा चलना चाहिए। मिसाके मईशत, आप जिस चीज के ऊपर बात करना चाहते हैं, आपके ऊपर, हुकूमत के ऊपर चैलेंज आया, जिस वक्त मौलवी सड़कों पर निकले, उस वक्त कौन आपके साथ खड़ा हुआ? ऑपोजिशन मेजॉरिटी के साथ आपके साथ खड़ी हुई। आपके अपने लोग भाग गए। अभी फैसल वाडा साहब वाला इंसिडेंट हुआ, आपकी अपनी पार्टी के कितने लोग आपके उस शख्स के साथ खड़े हुए? उस वक्त बिलावल भुट्टो ने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। जब चीफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस के ऊपर फतवे लगे, तो हमने तो अपना रोल मेच्योरिटी के साथ प्ले किया। लेकिन आप भी थोड़ा सा हमें भाषण देने से पहले ये बातें वज़ीर आज़म साहब को भी समझाएं कि अगर क्राइसिस है इस मुल्क के अंदर, तो क्राइसिस को दूर करने के लिए ऑपोजिशन तो अपना अमल से दिखा चुकी है, आप भी अपने अमल के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेकर। बिल्कुल। और जो बाकी इन्होंने कैपेसिटी वाली बात देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर हमेशा ऐसा होता रहा है कि ऑपोजिशन की जो जमातें हैं वो मिनिमम एजेंडा के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छा। और इस वक्त इन्होंने इतने हमें इश्यूज दे दिए हैं, मदरसा के स्टूडेंट के साथ पीटीपी पार्टी इकट्ठी हो जाएगी तो फिर शायद हम इकट्ठे हो सकते हैं, ऑपोजिशन बिल्कुल इकट्ठी हो सकती है। और जिस दिन इकट्ठी होकर सड़कों पर निकली, इस वक्त जो अवाम का हाल है महंगाई की वजह से, अवाम के अंदर जो कर्ब है, जो गुस्सा है, तो फिर इनको खुद ही साहब, ये हो सकता है, ये कोई ऐसे जो है वो इश्यूज हो सकते हैं जहां पर ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो जाए हुकूमत के खिलाफ? इश्यूज ये हैं जी कि जब आप 37% डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट करते हैं, इसका मतलब है 4 लाख पाकिस्तानी रफली बेरोजगार हुए इस अमल से। और जिस तरह इन्फ्लेशन जा रही है, कहा ये एस्टिमेट्स आए हैं कि 4 लाख मजीद बेरोजगार होंगे इसकी वजह से। तो जब लोग बेरोजगार होंगे, जब लोगों को ये नजर आएगा कि बिजली बनाने की कैपेसिटी होने के बावजूद ये हुकूमत जो है सर्कुलर डेट कंट्रोल करने के काबिल नहीं है, और वो सर्कुलर डेट, बड़े हमें भाषण मिले हैं पीटीआई से कि जी आप 1000 अरब का सर्कुलर डेट छोड़कर गए, 1640 अरब का सर्कुलर डेट हो चुका है, आधे से भी ज्यादा 50% प्लस इनके दौर में रेज हो गया है, जिसके बिना पे आज आईएमएफ से इनको भाषण सुनने पड़ रहे हैं। तो अवाम बाहर आएंगे कि जब पंजाब के अस्पतालों में जो दवाइयां मुफ्त मिल रही थी वो नहीं मिल रही, और अवाम बाहर आएंगे दवाइयां मुफ्त मिल रही थी जी, मिल रही थी जी। मेरा चैलेंज है पंजाब के डिस्ट्रिक्ट, आप कहते हैं कि नहीं मिल रही थी। सर्जिकल टावर नहीं मुकम्मल हुआ अभी वो हॉस्पिटल का 10 सालों में, हॉस्पिटल नहीं मुकम्मल। मेरा चैलेंज है दवाइयां मुफ्त मिल रही थी, आप कह रहे हैं अपने हेल्थ मिनिस्टर पंजाब की आज की स्टेटमेंट है उनकी, अब दवाइयां मुफ्त नहीं मिलेंगी। मैंने बात ही इसलिए की है कि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा अब दवाइयां मुफ्त नहीं मिलेंगी। जो टेस्ट पंजाब के हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, तो इनके दौर में कब मिलती थी ना मिलती थी। मैं चैलेंज कबूल करता हूं, आ जाए दावा, मैं चैलेंज कबूल करता हूं। खुरम दस्तगीर मुझे एक हॉस्पिटल का एडवाइस ला के दिखा दे जहां दवाइयां लोगों की मुफ्त, गुजरांवाला का दिखा, मैं गुजरांवाला का दिखाऊंगा क्योंकि हम निकाल लेते हैं इसको, मगर वो कह रहे हैं वो स्टेटमेंट आई हुई है इत्तेफाक हॉस्पिटल में या शरीफ मेडिकल सिटी में शायद मिलती हो। मेरी गुजारिश है कि हम डी ट्रैक हो रहे हैं। वो अवाम जो इनके दौर में दवाइयां कहा था 15% महंगी होंगी, 50 से 100% महंगी हुई। 3 प्रोजेक्ट बड़े लगे, अवाम मेडिकल स्टोरों में जाते हैं। तंदूर का प्रोजेक्ट, तंदूर की बात नहीं हो रही, मेरे भाई मुझे दवाइयों की बात मुकम्मल कर दे। अवाम मेडिकल स्टोर में जा रही है और दवाइयों को देखकर वापस आ रहे हैं कि उनके पास अपने बीमार खानदान वालों के लिए दवाइयां खरीदने की अब जो है वो नहीं रही सकत। अच्छा, तो वो लोग बाहर आएंगे ना जी, जो लोग बेरोजगार आपके बाहर जो है, जो हजारों मीडिया के लोग बेरोजगार हुए हैं, कौन सी नहूसत फैली है कि यही मीडिया 1 साल पहले तक इनको एम्प्लॉय कर सकता था, आज एम्प्लॉय नहीं कर सकता। अच्छा। 1 साल पहले दवाइयां मुफ्त हुकूमत पंजाब दे सकती थी, आज नहीं दे सकते। जो तमाम फैसिलिटीज जो हैं जो हुकूमत पाकिस्तान दिया करती थी, उन्होंने कहा सारा कुछ खत्म कर दिया। 85 से लेकर, इसका एक टेक्निकल पॉइंट, 85 से लेकर टेक्निकल पॉइंट ये है 2018 तक 30 इयर्स जिन कर्जों की बात करते हैं
क्या कर्जा हमने आखिरी दिन लिया था? क्या कर्जे 1 साल पहले मौजूद नहीं थे? उसके बावजूद मैं पढ़ के सुना दूं। आपकी 30 साल कहानी हम एक घंटे के प्रोग्राम में इतने खत्म हो सकती है। 3.9% आपने 7,3.9% महंगाई का रेट देकर गए थे, जो आज 9.4%। ये कहानी चंदा मेरा ख्याल है मैं रिस्पॉन्स देता हूं। 7 अरब रुपया, 6 से 7 अरब रुपया एक दिन का सूद है। क्या ये 7 महीनों का सूद है? मैं यार खुदा का कर्जों वाली बात टीवी पे नहीं आना चाहिए। कर्जों वाली बात 40 सालों में आप हाल करके गए यार। आपकी अपनी स्टील मिलें तरक्की कर गई, आपकी अपनी एयर ब्लू तरक्की कर गई, मुल्क का पीआईए डूब गया। मुल्क की स्टील मिल बंद है, आपकी स्टील मिल ने जद्दा तक पहुंच गई तरक्की करते करते। किस मुंह से यार आप लोगों को हमें कहते हैं भाषण? ब्रेक के बाद कर लें। आपकी एक शुगर मिल नहीं थी, आपकी पार्टी की एक शुगर मिल नहीं थी सियासत में आने से पहले। कर लें फिर शर्म उसको आनी चाहिए। 14 मिलियन आपकी हो गई। शर्म उसको आएगी जिसने बनी गाला रेगुलराइज कराया, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रेगुलराइज कराया और फिर पूरे मुल्क में गरीबों की छतें गिराई। उसको मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हुकूमत की कारकर्दगी पर बात हो रही थी। चंद साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। मेरा ख्याल है जो 7-8 महीने का इनका जो क्रक्स है, इनका ये कहना है कि मैनेजमेंट जो है, जो चीजें जिस तरह से पहले चल रही थी वैसे भी नहीं चला पा रही। इंप्रूवमेंट तो एक तरफ रखते हैं। देखिए 2 चीजें, अगर तो इन 7 महीनों में हम ब्यूरोक्रेसी की सिलेक्शन में हमने कोई गलती की है तो इनका हक बनता है पॉइंट आउट करना कि वहां अपने करप्ट लोग लगाएं। कोई पॉलिसी को मिनिस्टर करप्शन कर रहा है तो इनका हक बनता है कहना कि जी आपके मिनिस्टर करप्ट हैं, आपके मिनिस्टर डिलीवर नहीं कर पा रहे। फिर तो एक कैटेगरिकली एक वजाहत करें ना। ये एक बाकी रह गया इनके कर्ज, इनकी मईशत, तबाह हाल मईशत हमें देकर गए ये। अब ये कहें कि 7 महीनों में वो दूध की नहरें शुरू हो जाएंगी। अवाम यकीनन मैं मुस्तफ़ा से एग्री करता हूँ, अवाम महंगाई भी है, मुश्किलात भी हैं, लेकिन ये कोई पीटीआई की वजह से नहीं है। इदारे तबाह हैं, रिवैम्पिंग होने वाली है, जुडिशियल सिस्टम कमजोर है, पुलिस का सिस्टम रिवैम्पिंग होने वाला है, एफबीआर का सिस्टम रिवैम्पिंग होने वाला है। जितने टैक्सेशन के इदारे हैं की करप्शन है और ब्यूरोक्रेसी, उसकी तो जिम्मेदारी आप उठाएंगे। बिल्कुल हम लेंगे, बिल्कुल जिम्मेदारी तो मैं कहता हूँ बिल्कुल हम लेंगे। जो मिनिस्टर करप्शन करेगा हम बिल्कुल लेंगे। और मैं एक बात करूँ, एक मिनट देखिए, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। अभी गन्ने का सीजन गुजरा है। मैं चैलेंज करता हूं, एक पूरे इनके 10 सालों में किसान को एक दफा भी पूरी कीमत मिली? इस दफा मिले। आप मेरे साथ प्रोग्राम करने गए थे बुलवाल, आपको याद है? आज वो निकाले और इस दफा मैं ओपन चैलेंज करता हूं जिस तरह ये, मगर आप नहीं आ रहे होगा 100 रुपए से कम अगर किसी को पेमेंट मिली हो दे मुझे, मैं लेके में पहले दवाइयों वाला चैलेंज हो गया, उसके बाद गन्ने वाला। मेरे ख्याल है आप लोगों को 80% हो गई है। आपके दौर में तो यार 4-4 सालों में 96% मुस्तफा को रिस्पॉन्ड करने दें। वो कहना चाह रहे ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर्स। अच्छा, इन्होंने यही कहा कि मिसाल दे के वाजिया करें। तो मिसाल, इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स का कितना बड़ा वादा किया। आते ही इन्होंने जो आईजी पंजाब के साथ किया, आईजी इस्लामाबाद के साथ किया, जो लोग एक गरीब आदमी की भैंसें एक वजीर साहब के घर के अंदर घुस गई, उसके ऊपर आईजी को तब्दील किया। ये पुलिस रिफॉर्म्स आपने लेके आनी थी। ये पुलिस रिफॉर्म 2 दफा आईजी पंजाब तब्दील हुआ। ये पुलिस रिफॉर्म्स आपने लेके आनी थी। अच्छा, फिर उसके बाद रिजाइन किया। देखिए आप बैंसों पे कभी रिजाइन नहीं होता। इतना हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर अब मैं रिजाइन किया। उससे आगे मानिका साहब ने सिफारिश करके मेरी जान तो गुजारिश ये है कि इन्होंने ये जितनी बातें की, इनकी बातें के ये मसाइल हमारे पास छोड़ कर गए। कोई पंजाब में एक रावणवार दिखा दो, पंजाब और केपीके में एक रावणवार दिखा दो यार। नदीम फिर इस चीज का जवाब दे। साहिवाल वाला वाकया अभी चंद साहब को ज्यादा ताजा क्या, साहिवाल वाला जो वाकया, उस वाकया की फिर इंक्वायरी हुई, उस वाकये के बाद आईजी ट्रांसफर हो गया। इन्होंने वो आईजी अपने पास देखिए 5.8 वो आईजी ट्रांसफर नहीं हुआ। सलीमी साहब अभी भी मौजूद है और सीटीडी के जो सीटीडी के डीआईजी को हटाया गया। अच्छा। और अब वो दोबारा सीटीडी के डीआईजी बराजमान है। आज तक किसी को सजा नहीं मिली और वो जो खून साहिवाल के किनारे, सड़क के किनारे पड़ा है, उसको इंसाफ। मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। बर्दाश्त करें नया पाकिस्तान, क्यों घबरा गए?
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मुआशी पॉलिसियों के हवाले से। मेरा ख्याल खुर्रम दस्तगीर साहब, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ये जो मुआशी पॉलिसियां हैं, क्या कोई वक्त नहीं मिलना चाहिए? अभी ये तो कह रहे हैं हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, हम इन चीजों से निकल आएंगे, तो क्या वक्त देने को तैयार नहीं है मुस्लिम लीग नून? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो आज कह दिया कि टाइम आ गया है कि बस अब इनको जो है वो चलता करना है। जी, इनके पास वक्त मौजूद है, आज भी वक्त मौजूद है अगर ये दुरुस्त पॉलिसियां लेकर आना शुरू करें। लेकिन इन्होंने इस किस्म की बेतदबीरी और बदइंतजामी की है कि वो लोग जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, जिन्होंने पूरे मुल्क में जो है वो अब परेशान है कि ये किस किस्म की हुकूमत है जिसने हर लिहाज से पाकिस्तान के अवाम की जो जिंदगियों की का मयार था, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो मैसिवली डिग्रेड हुआ। जब हम कहते हैं कि जी सिर्फ अगर एक महीने में 40% जो है प्याज की कीमत बढ़ जाए, कहते जी प्याज से क्या फर्क पड़ता है? भाई प्याज का फर्क पड़ता है अगर 40% महंगा हुआ है। ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा जी 39.28% जो है। अब जब वो दवाइयां लेने जाते हैं तो वो महंगी हैं। खुद वजीर खजाना ने फरमाया कि जी खाने की अशिया में महंगाई की वजह से महंगाई हुई है। दीज आर एग्जैक्ट वर्ड्स। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो करा रहे हैं, वो परेशान है। तो इशू ये है सिर्फ ये है कि सिर्फ जो है ये किसी भी वक्त इन 8 महीनों में हमें ये एहसास नहीं हुआ कि ये हुकूमत इस काबिल है कि ये इस खराब होते हुए हालात को दुरुस्त कर सकते। रहमान भाई, इनका हुकूमत में आने से पहले का जो बयानिया था उसी की वजह से आज इनके लिए मुश्किलात खड़ी हैं। हर चीज पे यू टर्न ले रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि आपने तो ये बयानिया दिया था, ये वादा किया था कौम से कि हम हुकूमत में आएंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे, तुम्हारी खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। $2 अरब पहले दिन आ जाएगा। अगर वज़ीर आज़म ईमानदार हो तो लोग टैक्स देंगे। आज 450 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, तो इनकी अपनी अवाम के साथ किए गए गलत वादों का आज ये खबर। देखिए, एग्रीकल्चर की बात की है, प्याज महंगे, टमाटर महंगे, यकीनन महंगे हैं, लेकिन इतने साल हुकूमत के बावजूद PARC NARC इदारों के इस मुल्क में कोई अपना बीज पैदा करके नहीं गए। कोई गंदम का, कोई गन्ने का, कोई हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ये एग्रीकल्चर। मेरी बात तो भाई सुन ले, आप मेरी बात तो सुन लेना। आप लोकल टमाटर 20% महंगा बीज की वजह से हुआ है। आपके लोकल प्रोडक्शन ही नहीं है। इंडिया से ट्रेड बंद हुई है, हर चीज महंगी हो गई है। असल में आपकी लोकल प्रोडक्शन ही नहीं है। आपने मुल्क का सत्यानाश किया। मूंग की दाल की कीमत क्या है आज? कीमत क्या है मूंग की दाल की आपको पता है? होना तो यहाँ पर अशराफिया है। अशराफिया को क्या खबर? गरीब के पेश रहा है। और जो लोग ये लोग इक़्तिदार के बगैर पीपल्स पार्टी में होते थे तब हम इन्हें यही कहते थे, मछली की तरह तड़प रहे हैं। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार के बगैर 40% प्याज महंगा हो। थैंक यू सो मच मुस्तफा खोकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये आज के इशू से जिन पर हमने डिस्कशन किया, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।